आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय रखेंगे। कर्नल विनय बयाला जी एक्स के रॉ ऑफिसर हैं, वो भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर अजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर संदीप चौधरी जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले भूषण दीवान जी, अब देखिए सैन्य कमांड का जो ढांचा है पाकिस्तान का, उसमें बदलाव ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ करके इसे देखा जा रहा है। क्या इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर ही देखा जाए? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान जिस तरह से दावे करता हुआ नजर आया था, खैर उन दावों को सुनकर के हंसी भी आती है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर ने जो है बहुत बढ़िया काम किया है, इसी वजह से उनको जो है उन पदोन्नति वहां पर दी जा रही है। लेकिन अब सीडीएस जो है हमारे, वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर बदलाव क्यों किए गए हैं, क्योंकि जो कमियां निकल कर सामने आई ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी वजह से जरूरी हो गया था पाकिस्तान के लिए। देखिए, मैं समझता हूं ये आर्मी की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की और आसिम मुनीर जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया और फिर सीडीएफ, ये मुझे लगता है मेन जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, ये उनकी पावर, आर्मी की पावर बढ़ाने को किया गया है। 85% पाकिस्तान में आर्मी ही है। ये भारत की इतना बढ़िया कोस्ट लाइन, 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन, समुद्री तट जो है वो ऐसा पाकिस्तान के पास नहीं है। तो वहाँ एयरफोर्स और नेवी छोटी है और आर्मी ही कंट्रोल करती आई है, चाहे अयूब खान से लेके मुशर्रफ, जिया अभी। तो आर्मी के साथ ही जो नेगोशिएशन होता है पावर का, कि कौन पावर सत्ता संभालेगा, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान में तो आर्मी ही सत्ता संभालती है। तो ये उनकी, जहां तक मैं समझता हूं, ऐसी कोई बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन मैं नहीं समझता उन्होंने की है और सिंदूर के चलते की है। ये उसी का, जो आपने इसे कहा फील्ड मार्शल बना दिया गया उनको, तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए सब कह दिया। और इसमें कोई इसमें सोच विचार की बात खास नहीं है, खास इंटीग्रेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर बड़ा भारी कमी है। जैसे आपने कहा कि जैसे संरचना बदल दी है, बल्कि संरचना तो उल्टी बदली है। उल्टी क्यों बदली है? हमारे सीडीएस जो होता है, उनके पास चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अलग है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अलग है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ अलग है। उन तीनों का ऑपरेशनल कंट्रोल जो है सीडीएस के पास नहीं है। सीडीएस एक जॉइंट प्लानिंग के लिए है, सीडीएस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, सीडीएस कोऑर्डिनेशन के लिए है। और इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल कमांड का मतलब, अगर एक 4 स्टार एडमिरल मेरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, मैं नेवी में काम करता हूं, तो मैं रियर एडमिरल हूं, मेरी पोस्टिंग, मेरी ट्रांसफर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ करेगा। ये नहीं एकदम सिंगल मैन जो अभी सीडीएफ पाकिस्तान में बन गया है। और ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम अमेरिका के अंदर भी देखा जाए तो उनके तो ज्योग्राफिकल कमांड्स हैं, नॉर्थ अमेरिका कमांड, साउथ अमेरिका कमांड, यूरोप कमांड, सेंट्रल कमांड और इंडो पैसिफिक कमांड, मिडिल ईस्ट कमांड। तो ऐसे ज्योग्राफिकल कमांड है, स्ट्रेटेजिक कमांड है, स्पेस कमांड और न्यूक्लियर कमांड। तो वो हर कमांड का हेड जो है वो आर्मी का भी हो सकता है, नेवी का भी हो सकता है, एयरफोर्स का भी हो सकता है, और 4 स्टार है, सभी 4 स्टार। ऊपर से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो होता है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, उनका ढांचा इस टाइप समझने के लिए, तो उनका भी 4 स्टार होता है, पर वो ऑपरेशन कमांड नहीं रखता है। वो प्योरली एडवाइजर है प्रेसिडेंट को। और ये सारे जो 11 स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस कमांड, न्यूक्लियर कमांड, नॉर्थ यूरोप कमांड, सेंट्रल कमांड, ये सारे जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये तो पावर कंसंट्रेशन काम किया गया पाकिस्तान में, वो आसिम मुनीर की वजह से ही। और देखिए ये भी है, मतलब हम सोच समझे, सीडीएस तो है, देखा जाए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी बन सकता है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। और अमेरिका की बात जो अभी मैंने की, 11 कमांड है, वो आर्मी का भी हो सकता है, नेवी का, मरीन कोर्स का, एयरफोर्स का हो सकता है, जॉइंटमैनशिप के लिए, ठीक है ना। पर यहाँ जो पाकिस्तान में बताया गया है, क्या कंडीशन रखी है उन्होंने, इस टाइप से रूल बनाए गए हैं कि फिर खाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। क्या मतलब? एक्सटेंसिव ऑपरेशंस ऑफ ग्राउंड फोर्सेस, नंबर 1। एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब एंटी टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, और इस टाइप की चीजें जो बताई गई हैं। तो इसका मतलब खाली ऑन पेपर तो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बन सकता है, पर खाली चीफ ऑफ एयर स्टाफ ही बनेगा हमेशा। तो ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप है। ये जॉइंटमैनशिप को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि अभी भी पता होगा 5 साल तक रहेंगे मुनीर। तो ये अभी भी आपको पता होगा, सुगुगाट है कि नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ पहले तो इक्वल टू आर्मी चीफ थे ऑन प्रोटोकॉल में, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पावर करता था, पर क्या था, इक्वल थे।
अब तो उनका रिपोर्टिंग हो गया, किसको? रिपोर्टिंग सीडीएफ को हो गया। और उसी सीडीएफ मतलब वो तो सीडीएफ तो सीओए भी एक ही चीज है, सीओएस चीफ ऑफ आर्मी एक ही चीज है। तो पावर कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि देखिए, पावर जब डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो एक आदमी, अब जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दिमाग में सनक आ जाए, सनक किसको आ रही है दुनिया जान रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सनक आए तो कभी उसको अटैक कर दे, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे। तो जब 2-3 जब चेक एंड बैलेंस होते हैं तो ऐसी गलतियां नहीं होती। तो ये चीजें हैं। और उसके पास एकदम अटैक कर दे, एकदम रिएक्ट करें इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्स के अटैक पे, न्यूक्लियर में चले जाए सीधा, क्यों? एक ही आदमी कर रहा है। ये स्टेप रेट्रोग्रेड है, उल्टा है, गलत है। ये कोई ऐसा संगठन नहीं है कि उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा। उनकी इफेक्टिवनेस जो है प्रभाविकता कम करेगा और नुकसानदायी है उसके लिए। यानी कि जो आंतरिक मतभेद हैं वो पैदा होने के आसार जो है ऐसे में पनपते हुए नजर आते हैं। अच्छा, जिस तरह से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की बात हो या आर्मी रॉकेट फोर्स की स्थापना की बात हो, जल्दबाजी में करते हुए नजर आए हैं। विनय बयाला जी से मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में कमजोरी को दर्शा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी है, उसकी वजह से पाकिस्तान अब इस तरह के फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है? और आसिम मुनीर को अगर इतनी ताकत दी जा रही है, क्यों देनी है इतनी ताकत इसी को? ये वही दर्शा रहे हैं कि संविधान को नहीं मानना है भैया, जो कुछ भी है आर्मी है, और आर्मी को आप सब कुछ अगर पावर दे देंगे, आर्मी को भी नहीं कहूंगा मैं, एक आदमी को अगर आप इतनी पावर दे देंगे तो फिर कैसे चलाएंगे? देखिए, आज का जो बहस का मुद्दा है उसको हम भावनाओं से नहीं लेंगे, हम बिल्कुल तार्किक दृष्टिकोण से लेंगे। देखिए, जब भी दोनों सेनाएं अपनी युद्ध की तैयारी के लिए एक्सरसाइजेस जगह समय समय पर करती रहती हैं, और उन युद्ध एक्सरसाइजेस से हम लोग सबक सीखते हैं। हम लोग जो आर्मी के थिंक टैंक हैं वो लेसन लर्न्ड लिखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रकार से लाइव वायर एक्सरसाइजेस थी दोनों देशों के लिए। दोनों देशों ने अपनी, देखिए, मैं पाकिस्तान आर्मी को आउटरेटली कंडेम नहीं कर सकता हूं, वो भी एक स्टैंडिंग प्रोफेशनल आर्मी है और हमसे कई लड़ाइयां लड़ी हैं। हमने भी उनकी कमियों से सबक सीखे हैं, उन्होंने हमारी कमियों से सबक सीखे हैं। उनके देश को लगा होगा कि उनकी एग्जिस्टिंग जो कमांड स्ट्रक्चर है वो चेंज होनी चाहिए, तो उन्होंने की है। और आज मुनीर है, कल मुनीर नहीं रहेंगे। ये है कि वर्तमान पाकिस्तानी सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है उनके ऊपर, कुछ ज्यादा ही उसको पावर दे रखी है। जैसा कि जनरल चौहान ने भी कहा कि आर्मी की सत्ता एक ही आदमी के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ज्वाइंट थिएटर कमांड बन रहे हैं, हमारे यहाँ जो कमांड का स्ट्रक्चर है उसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो सलाह मशवरा करके ही निर्णय लेंगे। ये पाकिस्तान की अपनी सोच है। हम उस पर क्या विचार करते हैं कि उनकी कमजोरी है, ताकत है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। उन्होंने इंटीग्रेटेड रॉकेट कमांड बनाई है। उनको ये रियलाइज हुआ कि आने वाले युद्ध जो होंगे वो एयर बेस्ड हैं, वो रॉकेट बेस्ड हैं, वो ड्रोन बेस्ड हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक नई कमांड स्ट्रक्चर बना दिया। दैट इज फॉर देम टू डिसाइड। हमने भी सबक सीखे हैं, उन्होंने भी सबक सीखे होंगे। हमने भारतीय सेनाओं ने, जनरल चौहान ने अपनी किताब में, जो किताब का क्या नाम है, उसमें लिखा है कि हम भी चेंजेस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम जो परंपरागत युद्ध लड़ते आए हैं, एक इन्फेंट्री बटालियन करीबन 900 लोगों की बटालियन होती है, जिसमें से करीबन 200-250-300 लोग होते हैं जो कॉम्बैट में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले पाते हैं। वो बड़ा बल्कि बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाले समय में जो स्विफ्ट रिस्पांस की जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, स्ट्रेटेजिक रिस्पांस की जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, इसमें सेनाओं की संख्या, जो टुकड़ियों की संख्या होगी वो छोटी होगी और उनपे हथियार ज्यादा होंगे। और पुरानी जो कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी थी उसको हम चेंज कर रहे हैं। इट इज द आर्मीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी कोई ऑपरेशन होता है उससे सबक सीखती हैं। अच्छा, जहां तक पाकिस्तान में जो चेंजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान को ये तो बात सत्य है कि पाकिस्तान को इस युद्ध में मार खानी पड़ी थी। बिल्कुल। और ये पता है कि भविष्य में अगर कोई मारेगा तो भारत ही मारेगा। तो उनकी सारी तैयारी इंडिया सेंट्रिक है। लेकिन पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, पाकिस्तान के दुर्भाग्य है, उसको, जैसे हम अपने देश में कहते हैं कि हमारे 2.5 फ्रंट हैं, हमको चाइना से लड़ना होता है, हमको कुछ और फोर्सेस से लड़ना होता है,
हमारे सैन्य अधिकारी कहते हैं ढाई फ्रंट। पाकिस्तान के पास मल्टी फ्रंट है, उनको हमसे भी लड़ना है, उनको अफगानिस्तान से भी लड़ना है, उनको बलूची इंसर्जेंसी से भी लड़ना है, उनको खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ना है। तो पाकिस्तान आर्मी का जो ऑपरेशन का एरिया है हमसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है। हम कंसंट्रेटेड है पाकिस्तान पे, हम कंसंट्रेटेड है चीन पे, फिर भी हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन पाकिस्तान पे भी है। तो हमने भी बहुत चेंजेस किए हैं, जिसको जनरल चौहान ने कल अपने पुणे में जो सेमिनार हुआ उन्होंने लाया, और बहुत इंटरेस्टिंग राइटर है जो भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जनरल चौहान की इस पूरे राइटअप को पढ़ना चाहिए। और ये एक लेसन, हम लोगों ने जो 30 साल फौज में नौकरी की, अब हम देख रहे हैं कि अगर आज फौज में होते तो हमारा स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो चुका होता। हम पहले 40-40 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास करते थे, हम कमांडो मार्च करते हैं 40-50 किलोमीटर। हम रेगिस्तान में रहे, यहाँ एक एक रात में 60-60 किलोमीटर पैदल चलना होता था। आने वाले युद्ध, जैसे इन्होंने कहा कि अब ज्योग्राफी और ट्रेन पे बेस नहीं है, इन्होंने प्लासी युद्ध का उदाहरण दिया। आने वाले युद्ध हम जब वॉर की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ट्रेन एनालिसिस करते हैं। हम कहते हैं भूमि का एनालिसिस किया जाए कि पहाड़ी है कि मार्शी है कि जंगली है, क्या है। लेकिन आने वाले समय में ज्योग्राफी का, ट्रेन का जो एनालिसिस हो तो होगा, लेकिन उसका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लड़ाइयां होंगी, वो परिवर्तन भारत बड़ी तेजी से कर रहा है, जिसको जनरल चौहान ने हाईलाइट भी किया, अपनी किताबें भी लिखा है। तो लेट्स नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स कि हम पाकिस्तान की जो ड्रॉबैक्स हैं वो सबको पता है। अब उन्होंने जो चेंजेस किए हैं, अब सोचिए रॉकेट कमांड बनाया उन्होंने, स्ट्रेटेजिक रॉकेट कमांड, कि उनको भी रियलाइज हुआ कि आने वाली लड़ाइयां तो एयर की लड़ाइयां हैं, उनके पास ये होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में परंपरागत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा आर्मी चीफ से दबी रहती है,